नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक में आज की हर बड़ी खबरों का। देश अब लॉकडाउन के चौथे दौर से गुजर रहा है। राज्यों ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में कैसा है नए नियमों के साथ राज्यों का हाल, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई में उमड़े मजदूरों के सैलाब की और बस पर हो रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान की भी। अगले आधे घंटे में बिना ब्रेक के कोरोना से जुड़ी हुई हर अहम खबर आपके सामने होगी। लेकिन देश तक की शुरुआत दिल्ली में लगे महाजाम के साथ करते हैं। दिल्ली सरकार की लॉकडाउन के चौथे दौर की गाइडलाइन लागू होने के साथ ही आज सड़कों पर भारी जाम देखने को मिला। दिल्ली के कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दिल्ली में दफ्तर को खोलने का फैसला लिया गया। ऐसे में शाम के वक्त जाम ने भी अपना विकराल रूप ले लिया। जब लोग दफ्तर के बाद अपने अपने घरों को वापस जाने लगे तो देखिए, अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरों के जरिए दिल्ली का हाल कैसा दर्ज किया गया, ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। वहीं देश भर में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये 3 हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की स्थिति क्या रही, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम प्रगति मैदान इलाके में मौजूद हैं और ये जो सड़क है, ये भी सड़क सराय काले खां की तरफ जाती है। और जरा देखिए, लॉकडाउन और चल रहा है और किस तरीके से लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं और इस तरीके से तकरीबन घंटों से लोग फंसे हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि डीएनडी के पास चेकिंग चल रही है, सराय काले खां के पास चेकिंग चल रही है। जिनके पास है उन्हीं को नोएडा में एंट्री दी जा रही है, जिसका नतीजा है कि देखिए लंबा जाम लग चुका है। ये दिल्ली का नज़ारा होता है अमूमन जब ट्रैफिक काफ़ी हैवी होता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला है, तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो चल सकती है लेकिन शर्तों के साथ, उसको देखते हुए पहली बार है लॉकडाउन में जब इतना लंबा जाम लगा हुआ है। आईटीओ के पास लंबा जाम लगा हुआ है, सराय काले खां के पास लंबा जाम लगा हुआ है। सराय काले खां से डीएनडी जो फ्लाईओवर है उसके लिए सड़क जाती है, साउथ दिल्ली के लिए सड़क जाती है। लेकिन जरा देखिए ये लंबा जाम, ये तस्वीरें हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली की। कैमरामैन रोहित के साथ अमित ओझा, दिल्ली आज तक। तो राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का क्या? मजदूर बेबस हैं, लेकिन नेताओं ने उनकी बेबसी में भी सियासत की बस दौड़ा दी है। कांग्रेस ने यूपी को 1000 बसों का ऑफर दिया तो योगी सरकार ने बसें मांग ली और अब जब बसों की एक खेप आगरा पहुंच गई तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। उधर बीजेपी का आरोप है कि बसों के नाम पर कांग्रेस की लिस्ट में ऑटो, एम्बुलेंस के नंबर दर्ज है। राजस्थान आगरा सीमा पर खड़ी ये वो बसें हैं जिन्हें कांग्रेस यूपी लाना चाहती है, पर योगी सरकार से इजाजत न मिलने की वजह से सभी बसें बॉर्डर पर खड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी सरकार ने बसों को नोएडा और गाजियाबाद पहुंचाने को कहा, लेकिन बॉर्डर नहीं खोले। ऐसे में बसें कैसे नोएडा और गाजियाबाद पहुंचेंगी? सड़क पर भटकते मजदूरों के लिए कांग्रेस ने बस चलाने की पेशकश की थी। प्रियंका ने इजाजत मांगते हुए योगी को चिट्ठी लिखी। सरकार ने चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी दी, बसों की लिस्ट मांगी। फिर इधर से बसों की लिस्ट गई तो उधर से नया फरमान आया। एक बार चिट्ठियों का पूरा खेल देखिए। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने 1000 बसें चलाने की बात कही, सरकार से इजाजत मांगी। फिर 18 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका को लिखा कि सभी बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के डीएल और कंडक्टर का पूरा ब्यौरा सुबह 10 बजे लखनऊ के डीएम को मुहैया करवाएं। रात 2 बजे कांग्रेस ने जवाब दिया। अब इस चिट्ठी पर रात 2 बजे प्रियंका के दफ्तर ने यूपी सरकार को लिखा कि 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है। आप नोडल अधिकारी नियुक्त करें, हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बसें देंगे। 19 मई को यूपी सरकार ने जवाब दिया, 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा के डीएम को 12 बजे तक सौंप दें। कांग्रेस ने 12:15 बजे जवाब भेजा और कहा कि गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर शाम 5 बजे बसें मुहैया करा दी जाएंगी। दोपहर 3:45 पर कांग्रेस की चिट्ठी में लिखा गया कि आगरा बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, नोएडा और गाजियाबाद जाने के लिए बॉर्डर खुले। अभी चिट्ठियों की सियासत चल ही रही थी
कि बीजेपी ने कांग्रेस पर बसों के नंबर की लिस्ट में ऑटो और टू व्हीलर के नंबर का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस की दलील है कि मजदूरों के नाम पर बीजेपी राजनीति में जुटी है। हमने तो मना ही नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं आपने फिटनेस का दे दिया है, ड्राइवर की डिटेल दे दी, हम ले लेंगे। हम तो कल से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो आपत्ति है ही नहीं हमें। 18 तारीख को 4:10 पर सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हाँ, हम आपको 1000 बसों की अनुमति देंगे। आप ड्राइवर, गाड़ी का नंबर और खलासी का नाम सहित हमें आप मेल करिए या हमें सूची सौंपिए, हम आपको अनुमति देंगे। 8 बजे हम पूरी सूची के साथ मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव गृह को हम अपना पूरा ब्यौरा सहित प्रस्तुत करने का काम करते हैं। लगता है मजदूरों को मदद के नाम पर श्रेय लेने और देने की लड़ाई चरम पर है। हर किसी को यही लगता है कि कहीं मजदूरों की मदद करके कोई सियासी बढ़त ना बना ले। पर कभी कभी सियासत भूलना भी ठीक है, क्योंकि सड़क पर पैदल चल रहे हमारे मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है। मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 879 है कुल बसों की संख्या, 1000 में से बाकी दूसरी गाड़ियां हैं, लेकिन सियासत कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस पर चरम पर है। वहीं कांग्रेस की बसों को आगरा बॉर्डर पर रोका गया है, जहां से कांग्रेस नेता गाजियाबाद और नोएडा जाने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने उन्हें रोक रखा है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और वहीं धरने पर बैठ गए। इनका जो है विरोध उत्तर प्रदेश प्रशासन के आज्ञा नहीं देने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू यहां पर सड़क पर बैठ गए हैं और किस तरह से यहां पर ये जो धरना है वो दिया जा रहा है। इनका जो है विरोध इस बात को लेकर है कि क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार आज्ञा नहीं दे रही, उनको क्यों यहां से अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मान मुनव्वल कर रही है, इनको यहां से हटाने के लिए कह रही है, पर फिर भी यहां से ये हटने को तैयार नहीं है। एक लंबी कतार है बसों की जो लगभग 10 घंटों से यहां पर खड़ी हुई है। यहां से जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है और यहाँ पे पुलिस की जो है वो तैनाती है और पुलिस बिल्कुल भी इनको नहीं अंदर जाने देना चाहती, जिसकी वजह से एक आक्रामक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इनका कहना है कि अंदर जाएंगे और बिल्कुल सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर है यहाँ पर पुलिस इनको नहीं जाने दे रही। पुलिस का भारी बंदोबस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल सामने है और इस साइड पर राजस्थान की पुलिस है। दोनों आमने सामने हो गए हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। बसों पर हो रही सियासत पर बस कब होगा, कब यह खत्म होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए उत्तर प्रदेश से आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां एक बार फिर से दावों की पोल खुल गई है। हजारों की संख्या में मजदूर बांद्रा स्टेशन पहुंच गए, जिसे देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। मजदूरों की मजबूरी का ये सैलाब है। सरकार के बदहाल इंतजाम की ये तस्वीर है। जहां तक नजर डालो बस लोग ही नजर आ रहे हैं। पुल पर, सड़क पर, गली में, हर कहीं लोग दौड़े चले जा रहे हैं। सिर पर सामान की गठरी, साथ में परिवार और आंखों में घर जाने की उम्मीद। ना कोरोना का खौफ बचा है, ना प्रशासन पर भरोसा। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां लॉकडाउन 4 की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, जहाँ पीछे देख रहे हैं, जहाँ तक नजर जाती है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लम है, जहाँ से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई सारे जो लोग हैं ये सब पैदल ही आए थे, ये सब गाड़ियों में नहीं आए थे। खबरों के मुताबिक बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज चलनी थी, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि ट्रेन में केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अफवाह फैली कि ट्रेन सब लोगों को लेकर जा सकती है, जिसके बाद स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। ट्रेन दिल्ली जा रही है, कल भी यहाँ का पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी, कल भी झारखंड की ट्रेन गई है। सर ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं काम चल रहा है, नहीं पैसा में कुछ नहीं है ना,
कुछ भी नहीं है, खाएंगे क्या पिएंगे क्या। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कैसे भी करके भेज। भीड़ जुटने की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी देर तक मजदूरों को समझाने का काम चलता रहा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद इलाके को खाली कराया जा सका। लेकिन इस भीड़ ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई में इस तरह की भीड़ स्टेशन पर उमड़ी हो। पहला लॉकडाउन खत्म होने के अगले ही दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन में मजदूर पहुंचे थे जो घर जाने की मांग कर रहे थे। वहीं लॉकडाउन शुरू होने के पहले भी मुंबई के स्टेशनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुंबई में तमाम दावों के बावजूद स्टेशन तक इतने मजदूर कैसे पहुंच रहे हैं? आखिर इन मजदूरों को रास्ते में क्यों नहीं रोका गया? और सबसे बड़ी बात, आखिर तमाम ट्रेन और बस शुरू होने के बावजूद ये मजदूर अपने घर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? विद्या और कमलेश सुतार के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। कल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी मुंबई जैसी ही तस्वीरें सामने आई थीं, जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। आज भी वहां से मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन बेबसी का ये सफर खत्म कब होगा, ये बड़ा सवाल है। जैसे ही कोई ट्रक आता है, प्रवासी मजदूर इसी तरह भाग दौड़कर किसी भी तरह इस पर चढ़ना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ गाजियाबाद में 3 ट्रक मौजूद हैं और तीनों ट्रकों में कैसे सवारियां जा रही हैं आप देख सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में घबराहट, बेचैनी, बेकरारी किस कदर है। यहाँ ये पैक्ड है पूरा टैंकर, लेकिन इसके बावजूद इस ट्रक में जाने को लोग तैयार हैं, लोग भरे हैं। जब ट्रक तेज चलता है उस समय हिचकोले भी लगते हैं, और अगर ये ट्रक खुला जाएगा तो सोच सकते हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। लेकिन अब इन लोगों की बात करें तो ये तो यही कहेंगे, आरा जिला घर बा त कौन बात के डर बा। तो ये सारे लोग ये ट्रकों में देखिए, ये इस तरह से पता नहीं कितने घंटों की, कितने किलोमीटरों की यात्रा तय करेंगे। पुलिसकर्मी इनको नियंत्रित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बैठ के जाएं, खड़े होकर ना जाएं, खतरा ज्यादा है। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, गाजियाबाद आज तक। खतरा मोल लेकर देखिए घर वापसी कैसे कर रहे हैं मजदूर। अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी जिन हाथों ने सरपट भागने के लिए हाईवे बनाए थे, आज उन्हीं हाईवे पर पैदल तो कभी सामान की तरह ट्रकों में चले जा रहे हैं मजदूर। लॉकडाउन में काम धंधा छूटा तो मजदूरों के सामने अपने गांव जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सरकारें मजदूरों के लिए खाने और जाने का इंतजाम करने की बातें तो कहती हैं, फिर भी सड़कों पर पलायन का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान बचाने के लिए मजदूर जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। घर पहुंचने की ललक में प्रवासी मजदूर खुले ट्रक में इस तरह बैठकर सफर करने से भी बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर कानपुर से फतेहपुर के बीच की है। ये सभी मजदूर बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। ज्यादातर दिल्ली के ओखला में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे, पर अब न काम है और न ही पैसा। इस ट्रक में कम से कम 200 बंगाली प्रवासी मजदूर हैं। दिल्ली से ट्रक में भर कर ले जा रहे हैं। हमको कुत्ते की तरह मरना पड़ेगा यहाँ पे। एक कुत्ते की तरह तो हमको भागना पड़ता है। रोड में जाता है तो पुलिस वाला भगाते हैं। 2 दिन में हम लोग 4-5 घंटा जंगल में रहा है, कोई रात नहीं मिल रहा है। पुलिस वाला जहीं भी देख रहा है वहीं से भगा रहे हैं। ऐसे भूखे मरेंगे तो डर करके करेंगे क्या? जैसे भूखे मर रहा हूँ तो डर करके करेंगे। भूख अगर पेट भरा रहेगा तो डर नहीं है हमारा। घर जाएंगे कोई टेंशन नहीं है हमारा, घर में जाके मरेंगे। मजदूरों की बेबसी की तस्वीर पूरे देश से आ रही है। झांसी स्टेशन में जब श्रमिक एक्सप्रेस रुकी तो भूखे मजदूर प्लेटफॉर्म पर बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर टूट पड़े। ये एक नजर में अपराध हो सकता है, लेकिन जरा मजदूरों के हाल को भी समझना होगा। ऐसी दर्द भरी दास्तान इन दिनों बिखरी पड़ी है। मजदूरों की बेबसी का दृश्य रोंगटे खड़े कर रहा है। दूर दराज के इलाकों की बात छोड़िए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी गरीब और मजबूर मजदूर देखे जा सकते हैं। ये दिल्ली के पंचकुइया रोड की तस्वीर है। सुबह सुबह बड़ी तादाद में बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर सड़कों पर उतर आए। देखिए कितनी ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स है, यहाँ से अभी तक पंचकुइया रोड पर थी, अब यहाँ से आगे कूच करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। और आप देख सकते हैं
बताइए क्या दिक्कत हो रही है? सर हम लोग को गांव जाने के लिए बोला था, ट्रेन चालू है, मगर ट्रेन वहाँ जा रहा था, वहाँ जाने नहीं दे रहा हमें। मजदूरों का दर्द है कि उनकी जो भी पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है, खाने को पैसे नहीं है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन इनके लिए चलाई गई है, लेकिन हजारों मजदूरों का नंबर ही नहीं आ रहा। कानपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। मजदूरों का दर्द, उनकी परेशानियां खत्म कब होंगी, कब होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए जरूरी खबर, नजर देश के कोरोना मीटर पर। तमाम हिदायतों और नियमों के बावजूद मरीजों का आंकड़ा, यानी कि संक्रमित कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख को पार कर चुकी है, जो देश के लिए परेशानी का सबब है। एक एक करके आपको बता देते हैं। हालांकि अच्छी खबर इन सबके बीच ये है कि यानी कि इलाज के बाद ठीक होने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि मौजूदा वक्त में इस वक्त आंकड़ा क्या कहता है। कोरोना के कुल केस 1 लाख को पार कर चुके हैं। ये परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए सबसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं 1,01,139 केस अब तक का ये बड़ा आंकड़ा है, जबकि ठीक होने वाली लोगों की तादाद 39,174 है, जो अच्छी खबर है। जबकि 3,163 लोगों की मौत भी इस कोरोना के कारण अब तक हो चुकी है। राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान, 35,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि वहां पर 1,239 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी। उसके बाद बारी आती है गुजरात की। 11,746 केस, 4,804 ठीक हुए हैं, 694 लोगों की जान गई है गुजरात में। महाराष्ट्र गुजरात के बाद बात राजधानी दिल्ली की। तीसरे नंबर पर इसका आंकड़ा 10,054 कुल केस है। राजधानी दिल्ली में 4,750 ठीक हुए हैं, 168 लोगों की मौत हुई है राजधानी दिल्ली में। तमिलनाडु में 11,760 केस सामने आए हैं, 4,406 लोग ठीक होने में भी उन्हें कामयाबी मिली है। जबकि राजस्थान में 5,000 से ज्यादा मामले, 5,507 केस, 3,218 ठीक हुए हैं, 138 लोगों की जान गई है राजस्थान में। मध्य प्रदेश 5,236 कुल केस, 2,435 ठीक हुए हैं, 252 लोगों की जान गई है। तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा। कुल मिलाकर अगर आप अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं तो आपने देखा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद गुजरात की बारी आती है, राजधानी दिल्ली में भी वही स्थिति, और बाकी दूसरे राज्यों के लिए भी, कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर सामने निकलकर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आगे बढ़ते हुए गुजरात की हम बात कर लें तो गुजरात में अब कोरोना टेस्टिंग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों को छिपाने के लिए टेस्टिंग कम की जा रही है। तो वहीं गुजरात सरकार का कहना है कि गुजरात में दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसीलिए आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना का संक्रमण चक्र लगातार तेजी से फैल रहा है। अब तक 11,700 वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। बढ़ते मरीजों के बीच गुजरात ने लॉकडाउन 4 के दौरान तमाम रियायतों का ऐलान कर लोगों को बड़ी छूट दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों को छिपाने का बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। गुजरात में कोरोना के खिलाफ लड़ते वक्त एक राजनीति चली कि नहीं, कोरोना को छुपाओ, टेस्ट कम करो, ताकि देश में, क्योंकि देश में नंबर 2 पे गुजरात आ गया कोरोना पॉजिटिव में, और अहमदाबाद में परसेंटेज ऑफ डेथ 6%। कांग्रेस के आरोप की पड़ताल जरूरी थी। 3 मई से 15 मई तक गुजरात में टेस्टिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 मई को जहां 5,944 टेस्ट हुए, वहां 374 लोग पॉजिटिव हुए। 8 मई को 4,833 टेस्ट हुए, 390 पॉजिटिव पाए गए। 9 मई को 4,264 टेस्ट हुए, जिसमें 394 पॉजिटिव हुए। 10 मई को 3,843 टेस्ट हुए, 398 कोरोना पॉजिटिव हुए। 13 मई को 2,761 टेस्ट हुए, 364 पॉजिटिव निकले। 15 मई को 3,150 टेस्ट हुए, जिसमें 340 संक्रमित निकले। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने इन आंकड़ों के हवाले से सरकार पर कम टेस्टिंग का आरोप लगाया है। अहमद पटेल ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी, मेरा स्रोत सरकारी आंकड़े हैं। आप या फिर आपकी सरकार गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार शख्स को इस्तीफा देना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट के पीछे छिपना बंद करें। सरकार बताए कि पिछले 15 दिनों में कितने टेस्ट कराए गए।
इन आरोपों के बाद 16 तारीख का सरकार ने टेस्टिंग का डाटा फिर जारी किया तो 16 मई को गुजरात में कुल 10,548 कोरोना टेस्ट किए गए। अहमद पटेल के आरोपों पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लिखा, श्री अहमद पटेल, गुजरात में कोरोना टेस्टिंग की गति कम नहीं की गई है। कृपया अपनी जानकारी को फिर से जांच लें। हालांकि कांग्रेस के आरोप के बाद 16 मई को टेस्ट का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा और फिर अगले 2 दिन 17 मई और 18 मई को टेस्ट फिर घट गए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में भी राजनीति घटने का नाम नहीं ले रही है। उधर यूपी के संभल में दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सपा नेता की पत्नी ग्राम प्रधान है और मनरेगा के तहत कच्ची सड़क का निर्माण करा रही थी। आरोपी पक्ष सड़क निर्माण का विरोध कर रहा था। तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी की तैनाती की गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का भी गठन किया है। संभल के समसोई गांव में दिन दहाड़े दबंगों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दबंग किसी भी सूरत में मनरेगा के तहत बनने वाली कच्ची सड़क का निर्माण रोकना चाहते थे। बस इसी बात पर सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और दबंगों के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। मंगलवार का दिन सपा नेता और उनके परिवार के लिए बेहद अमंगल साबित हुआ। जब दबंगों ने उनकी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गईं। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल टीम गठित की है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। और पूर्व प्रधान में विवाद था मनरेगा की सड़क को बनाने को लेकर के, जिसमें आपस में फायरिंग हुई थी, जिसमें ये पिता पुत्र छोटेलाल दिवाकर और उनका पुत्र सुनील, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और यहाँ पे FIR लिखी जा रही है तहरीर लेकर के। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है और अभी घटना का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। 3 टीमें बनाई गई है इसमें और सारा पुलिस बल इसमें लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने संभल में सपा नेता और उनके बेटे की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से फौरन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अनूप कुमार, संभल, आज तक। आगे बढ़ते हुए बात अब सुपर साइक्लोन की। 21 साल के बाद देश के तटीय इलाकों में एक बार फिर से सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं भीषण तबाही मचा सकती हैं। सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। देखिए। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और मेघालय के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 110 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। अम्फन की ताकत बदल रही है और वैसे ही उसकी तस्वीर भी। जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है, ये आगाज है एक ऐसे तूफान का जो न सिर्फ परिवर्तन कर रहा है बल्कि खुद को परिवर्तित करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटे खतरे से खाली नहीं है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे के ड्रोन से निगरानी कर रही है। 21 साल के बाद सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कोरोना के साथ ही साथ अब देश के सामने अम्फान तूफान का खतरा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर तटीय इलाकों को तूफान की तबाही से बचाने के प्लान पर चर्चा की है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि तूफान से निपटने के लिए प्रशासन के साथ
वो तालमेल रखते हुए काम करें। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तूफान सुपर साइक्लोन भारत की ओर बढ़ रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बड़े विस्तृत रूप में चर्चा की है और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में चर्चा की है और साथ ही साथ हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे चले इसकी भी उन्होंने चर्चा की है और किस तरीके से वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके इसकी भी चर्चा की है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और खतरा बड़ा है और उससे निपटने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।